नमस्ते, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका सिर्फ 200 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिलचस्प सफर पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि कैसे केवल 13 अलग-थलग कॉलोनीज 200 साल से भी कम समय में एक वैश्विक महाशक्ति में बदल गईं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव केवल किसी सैन्य शक्ति या बेशुमार धन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था वहां की भौगोलिक नियति और प्राकृतिक फायदों का। इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले ऑटो वॉन बिस्मार्क का ये बहुत ही मशहूर कोट देखते हैं। ये कथन पूरी पृष्ठभूमि को एकदम स्पष्ट कर देता है। ये इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि अमेरिका की इस अपार सफलता को बड़े पैमाने पर उसकी असाधारण भौगोलिक किस्मत का संरक्षण मिला हुआ था। इस तेजी से हुए बदलाव को समझने के लिए हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत की फंसी हुई कॉलोनियां, फिर नदी नेटवर्क के जरिए हुआ आर्थिक एकीकरण, प्रशांत महासागर तक पहुंचने की रणनीति, वैश्विक नौसेना का उदय और अंत में आधुनिक रक्षा समझौते और शीत युद्ध का दबदबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से। 13 भौगोलिक रूप से फंसी हुई कॉलोनियां। 1607 में जेम्स टाउन की पहली बस्ती से शुरू होकर पूर्वी तट पर बसी उन मूल 13 ब्रिटिश कॉलोनियों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआती दौर में इन बस्तियों की हालत देखना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये एक तरह की भौगोलिक कैद में थी। जरा सोचिए, उत्तर में जमा देने वाली ठंड और फ्रांसीसी या ब्रिटिश दुश्मनों का खतरा, दक्षिण में स्पेनिश नियंत्रण वाला कठोर रेगिस्तान और पश्चिम की ओर वहां विशाल एपलाचियन पहाड़ एक बड़ी दीवार बनकर खड़े थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नदियां, खरीदारी और आर्थिक एकीकरण। समय के साथ कुछ साहसी खोजकर्ताओं ने आखिरकार पश्चिमी पहाड़ों की उस बाधा को पार कर ही लिया, और उन्हें वहां क्या मिला? ग्रेट प्लेन्स का एक विशाल हरा भरा इलाका। और सबसे खास बात, ये पूरा इलाका मिसिसिपी नदी के विशाल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये मिसिसिपी नदी किसी वरदान से कम नहीं थी। इसका पानी एकदम समतल और शांत था, जिस पर नावें आसानी से चल सकती थीं। अच्छी सड़कों के अभाव वाले उस दौर में इस नदी ने बड़े पैमाने पर आंतरिक व्यापार को मुमकिन बना दिया। ये शुरुआती किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक असली जीवन रेखा बन गई, जिससे आर्थिक विकास को जबरदस्त गति मिली। लेकिन इस शानदार व्यवस्था में एक बहुत बड़ी भौगोलिक कमजोरी भी छिपी थी। ये विशाल नदी जहां मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, वो निकास बिंदु था न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये रणनीतिक बंदरगाह फ्रांस के कब्जे में था। इसका सीधा मतलब था कि कोई भी विदेशी ताकत पल भर में अमेरिका के पूरे व्यापार का गला घोंट सकती थी। इसी डर ने 1803 में इतिहास के सबसे शानदार रियल एस्टेट सौदे को जन्म दिया, जिसे हम लुइजियाना की खरीद के नाम से जानते हैं। नेपोलियन से यह विशाल क्षेत्र खरीद लिया गया। इस एक कदम ने न सिर्फ न्यू ऑरलियंस को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया, बल्कि एक ही झटके में देश का महाद्वीपीय आकार दुगना कर दिया। पूरे महाद्वीप पर विस्तार का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, प्रशांत महासागर तक पहुंच। अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद अब सारा ध्यान अपनी सीमाओं को खींचकर सीधा प्रशांत महासागर तक ले जाने पर लग गया। मकसद साफ था, यूरोप के झगड़ों से मीलों दूर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। इस क्षेत्रीय विस्तार की रफ्तार सच में अविश्वसनीय थी। केवल कुछ ही दशकों के भीतर 1819 की एडम्स-ओनिस संधि, 1845 में टेक्सास का विलय, 1848 में मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध की जीत और फिर 1867 में रूस से अलास्का की खरीद, एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित सीमाओं और अपार संसाधनों से भरा एक विशाल देश खड़ा हो गया। अब इतनी विशाल जमीन तो मिल गई, लेकिन उसे इतनी जल्दी आबाद कैसे किया जाए? इसके लिए दो बड़े और बेहद आकर्षक कदम उठाए गए। 1848 का कैलिफोर्निया गोल्ड रश और 1862 का ऐतिहासिक होमस्टेड एक्ट, जहां 5 साल खेती करने की शर्त पर 160 एकड़ जमीन बिल्कुल मुफ्त दी गई। मुफ्त और उपजाऊ जमीन के इस वादे ने यूरोप भर से लोगों को चुंबक की तरह पश्चिम की ओर खींच लिया। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, नौसेना शक्ति और वैश्विक प्रभाव। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका की महाद्वीपीय सीमाएं एकदम सुरक्षित और अछूती हो चुकी थीं। इसके बाद एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव आया। फोकस अब सिर्फ खेती और आंतरिक विकास से हटकर दुनिया भर के समंदरों पर नौसेना का दबदबा बनाने पर आ गया।
इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपने आस पड़ोस के समंदरों को सुरक्षित करना। 1898 के स्पेनिश अमेरिकी युद्ध की जीत से क्यूबा, फिलीपींस और प्योर्टो रिको हाथ आ गए। पर्ल हार्बर का अधिग्रहण किया गया और 1903 में बेहद अहम पनामा नहर पर नियंत्रण पा लिया गया। अब अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच नौसेना और व्यापार की आवाजाही बहुत तेज हो गई थी। 1907 तक आते आते ये रणनीति पावर प्रोजेक्शन में बदल गई। इसका सीधा सा मतलब है अपने क्षेत्र से बाहर सेना तैनात करने और उसे वहां टिकाए रखने की क्षमता, ताकि वैश्विक घटनाओं को अपने हिसाब से मोड़ा जा सके और विरोधी देशों पर अपना खौफ बनाए रखा जा सके। और इस पावर प्रोजेक्शन का सबसे शानदार प्रदर्शन था द ग्रेट व्हाइट फ्लीट। 1907 में 16 आधुनिक और चमचमाते सफेद युद्धपोतों ने बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। ये एक शांतिपूर्ण लेकिन गहराई से डराने वाला संदेश था कि अमेरिकी नौसेना की ताकत अब केवल उत्तरी अमेरिका तक सीमित नहीं है। ये हमें हमारे 5वें और आखिरी भाग पर लाता है, शीत युद्ध और आधुनिक दबदबा। इस बेजोड़ वैश्विक पहुंच ने 20वीं सदी के लिए मंच तैयार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संघर्षों को संभालने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। शुरुआती दौर की नीतियों और बाद की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क देखना बहुत ही दिलचस्प है। एक समय था जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने विदेशी गठबंधनों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन 20वीं सदी की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। वैश्विक घटनाओं को आकार देने के लिए दोनों विश्व युद्धों में सीधा और निर्णायक हस्तक्षेप किया गया। 1940 में एक ऐसा समझौता हुआ जिसे कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, डिस्ट्रॉयर्स फॉर बेसिस डील। ब्रिटेन को 50 पुराने नौसैनिक जहाज दिए गए और उसके बदले में दुनिया भर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिटिश फॉरवर्ड बेस पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। इस एक कदम ने बिना किसी चुनौती के वैश्विक सैन्य स्थिति को मजबूत कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप से जो विशाल भौगोलिक दूरी थी, उसने मुख्य भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा और इसी सुरक्षा की बदौलत सोवियत विस्तार को रोकने के लिए बेझिझक अपनी सेनाओं को विदेशों में तैनात किया गया, चाहे वो यूरोप में जर्मनी और बर्लिन हो या फिर प्रशांत क्षेत्र में शक्ति दिखाने के लिए जापान का ओकिनावा। इस पूरे दौर की सबसे बड़ी पहचान बना नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 1949 में बने इस गठबंधन का मूल सिद्धांत एकदम साफ था, एक पर हमला, सब पर हमला। इस रक्षा ढांचे ने यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया कि पश्चिमी दुनिया के सारे सैन्य अभियान हमेशा एक ही केंद्रीय कमान के नियंत्रण में रहें। शीत युद्ध के दौरान केवल सैन्य ताकत होना ही काफी नहीं था, बल्कि दुनिया को क्या दिख रहा है इसका प्रबंधन करना भी उतना ही जरूरी था। 1962 के क्यूबन मिसाइल संकट को ही ले लीजिए। क्यूबा से सोवियत मिसाइलों का हटना पूरी दुनिया में जोर शोर से प्रचारित किया गया, लेकिन तुर्की से अमेरिकी मिसाइलें हटाने की बात एकदम गुप्त रखी गई। मकसद साफ था, निरपेक्ष प्रभुत्व की छवि पर कोई आंच ना आए। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ती है। 21वीं सदी में जब दुनिया के देशों के बीच की आर्थिक दूरियां तेजी से कम हो रही हैं, तो क्या केवल ये पुराना भौगोलिक लाभ चीन जैसी उभरती हुई नई ताकतों के खिलाफ इस 200 साल पुराने महाशक्ति के दर्जे को बचाए रख पाएगा? इसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।